दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बात की तो उसने बताया कि तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खुसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स में ही किसी जगह ठहरा हुआ है और अभी एक हफ्ते तक यहाँ रहकर तफ्तीश करेगा। मैं कॉम्प्लेक्स के रिएक्टर ब्लॉक को भग से उड़ाने का प्लान बना रहा था और उसके लिए कुछ केमिकल्स हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था। तभी तिरुचिरापल्ली की ये बला आन नाजिर हुई। उसे एक हफ्ता तक यहाँ कयाम करना था। जाहिर है कि वो रोज कॉम्प्लेक्स में आएगा, मैं उससे कहां तक छुप सकूंगा। एक बार तो वो मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे भुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा उसका आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेगा। हो सकता है कि मुझे इतनी मोहलत ही ना मिले कि मैं नक्श का इस्तेमाल कर सकूं। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक निहायत खुफिया और निहायत कारआमद हथियार जहरीला सिगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने की बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी सम्राथन पहले पहुंच चुका था और चूल्हे पर केतली रखे कॉफी के लिए पानी गर्म कर रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था? सुना है तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया है। मैंने कहा कि हाँ। उसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार सम्राथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है? सम्राथन ने केतली में कॉफी डालते हुए कंधे उचका कर कहा, कुछ मालूम नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। खैर, आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें सामने कमरे की खुली खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तना नजर आ रहा था। लेकिन असल में मेरा जहन तिरुचिरापल्ली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट सम्राथन प्यालों में कॉफी उंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाजा खुला और मेरे सामने तिरुचिरापल्ली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे, बाहर निकल आओ, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों को इशारे से अंदर बुलाया। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल के फायर की आवाज भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाएं जानिब क्वार्टर की एक कतार थी, सामने रेतीला मैदान और उसके पीछे ऊंची खारदार बाड़ थी। उस बाड़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी में तमिल जबान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ। कोई राह फरार नहीं है। सामने खारदार बाड़ आ गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कॉम्प्लेक्स के मुलाजिम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हुजूम हो गया। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकली, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। उन्हें तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने फौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर, कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तमिल जबान में गिरगिरा कर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने उठकर उलट पलट कर देखा। मैंने कहा, ये महज एक तावीज है, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला है। एजेंट हंसकर बोला, अगर इसमें कोई असर होता तो तुम आज गिरफ्तार न होते। ये तावीज भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। उसने सिपाही से कहा कि इस तावीज को रहने दिया जाए। सिपाही ने तावीज दोबारा मेरे गले में डाल दिया। एजेंट ने तिरुचिरापल्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीफ एजेंट को फोन करके इजाजत हासिल कर ली कि वो मुझे पुलिस की निगरानी में तिरुचिरापल्ली हेडक्वार्टर ले आए ताकि मुझसे मजीद पूछगिछ की जा सके। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। बाहर 2 मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 8 बजे मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। तिरुचिरापल्ली का एजेंट, पुलिस इंचार्ज और 2 सिपाही भी साथ हो गए और मुझे मंडापम रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बिठा दिया गया। दोनों सिपाही राइफलें कांधों पर लटकाए हुए मेरे सर पर सवार थे। एक सिपाही की बेल्ट से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस इंचार्ज स्टेशन मास्टर से ट्रेन की आमद के बारे में बातें करने लगा। तिरुचिरापल्ली एजेंट किसी को टेलीफोन कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद धनुषकोडी की तरफ से तिरुचिरापल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। मुझे सबसे पिछले गार्ड के डिब्बे में बिठाया गया। दोनों सिपाही, पुलिस इंचार्ज और तिरुचिरापल्ली एजेंट भी उसी डिब्बे में मेरे आसपास और सामने आकर बैठ गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट कहने लगा, ये शख्स पाकिस्तान का बड़ा ही खतरनाक जासूस है। इसने हमारे कितने ही आदमियों और मिलिट्री अफसरों को कत्ल किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर हुआ है। अब ये हमसे बचकर नहीं जा सकता। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा जहन तेजी से फरार के तरीकों पर गौर कर रहा था। ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि मुकद्दस नक्श मेरे गले में है, मगर मैं इससे खातिर खा काम नहीं ले सकता।
बैक वक्त 4 आदमियों को मैं इससे मुतासर करके फरार नहीं हो सकता। नक्श उस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका था। फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने फरार के एक पहलू पर गौर शुरू कर दिया। गार्ड कोने में अपने लकड़ी के संदूक पर बैठा रजिस्टर पर कुछ इंतराज कर रहा था। ट्रेन रात के इब्तदाई अंधेरे में शुमाल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे करीब ही खिड़की थी जिसका शीशा चढ़ा हुआ था। मेरी तवज्जो का मरकज अब सिर्फ मेरी हथकड़ी थी। मेरे सिर्फ एक हाथ में आहनी कड़ी लगी हुई थी, दूसरा हाथ खाली था। मैं अपने खाली हाथ को खुजाने के बाद आहिस्ता से आहनी कड़ी वाले हाथ के पास ले गया और खुजाने लगा। मैंने लोहे की हथकड़ी के कड़े को जरा सा जोर लगाकर आगे को दबाया तो कड़ा मेरी कलाई पर हथेली के पास आकर रुक गया। मैंने खाली हाथ पीछे कर लिया और सर खिड़की के शीशे से लगाकर यूं आंखें बंद कर लीं, गोया नींद आ रही हो। ट्रेन भागी जा रही थी। तिरुचिरापल्ली का स्टेशन पौ फटने के करीब आता था। मेरे पास सारी रात पड़ी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो पुलिस इंचार्ज ने चावल मंगवा लिए, थोड़े से मुझे भी खाने को दिए। ट्रेन आगे रवाना हो गई। अगला स्टॉप काफी दूर था। ट्रेन एक नबी तुली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। एक खास सुर ताल से उसके पहियों का शोर बुलंद हो रहा था। गार्ड अपने संदूक पर टेक लगाए बैठा ऊँघने लगा। कोई आध घंटे बाद पुलिस इंचार्ज भी ऊँघने लगा। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता छाती से लग जाता। वो चौंक कर सर को उठाता, मुझे देखता और फिर ऊँघना शुरू कर देता। उसे देखकर पुलिस के दोनों सिपाही भी ऊँघने लगे। तिरुचिरापल्ली एजेंट ने पहले ही सर दीवार से लगाकर आंखें बंद कर रखी थी। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने दोनों हाथ पेट के साथ लगा लिए और सीट पर उकड़ू बैठकर सर खिड़की से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ को आहनी कड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरे बाएं हाथ की हथेली का उभार लचकीला हो गया और हथकड़ी का कड़ा थोड़ा सा आगे को खिसक गया। मैंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश जारी रखी। ट्रेन की ब्रेक लगी और उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। पुलिस इंचार्ज ने आंखें खोलकर पहले मुझे देखा, फिर पुलिस के सिपाहियों को डांटा कि वो सो क्यों रहे हैं। ट्रेन वीराने के आउटर सिग्नल के करीब खड़ी थी। इंजन बार बार विसल दे रहा था। मैंने अपना जकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर बायां बाजू खुजाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि हथकड़ी अभी तक मुझे लगी हुई है। ट्रेन आगे खिसकने लगी। एक स्टेशन आया जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। पुलिस इंचार्ज ने खिड़की में से सर निकाल कर देखा। गार्ड पहले ही बाहर जा चुका था। 10 मिनट बाद ट्रेन रवाना हो गई। पुलिस इंचार्ज ने गार्ड से तमिल जबान में पूछा कि गाड़ी तिरुचिरापल्ली राइट टाइम पर पहुंचेगी। गार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा 10 मिनट इस जगह लेट हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्राइवर लेट निकाल लेगा। हम सुबह 4 बजे तक तिरुचिरापल्ली पहुंच जाएंगे। गार्ड ने बताया कि इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। पुलिस इंचार्ज ने पूछा अब किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। वो बोला अब जोलरपट्टा जंक्शन आएगा, मगर ये अभी काफी दूर है। ट्रेन 12 बजे रात वहां पहुंचेगी। पहले गोदावरी दरिया आएगा। मेरे कान खड़े हो गए। मेरा टारगेट गोदावरी दरिया होना चाहिए। अगर मैं दरिया के अलावा किसी जगह खुश्की पर खिड़की में से कूदता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाने का खतरा था, क्योंकि जहां ट्रेन के दोनों जानिब रेत ही रेत थी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो पुलिस इंचार्ज पर नींद ने दोबारा हमला कर दिया। उसके बाद सिपाही भी ऊँघने लगा। मैंने हथकड़ी में से हाथ निकालने की जिद्दोजहद तेज कर दी। लोहे का कड़ा मेरी हथेली के उभार की हड्डी पर जाकर रुक जाता था। मैं जोर लगा कर कड़े को हड्डी से आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। हथकड़ी वाला बायां हाथ सांप की तरह हरकत कर रहा था। आधे घंटे की सर तोड़ कोशिश और हथेली की हड्डी वाले उभार को जख्मी कर लेने के बाद अचानक मेरा हाथ कड़ी से निकल आया। मैंने पुलिस इंचार्ज, सिपाहियों और तिरुचिरापल्ली एजेंट का जायजा लिया। सब लोग ऊँघते ऊँघते गर्दनें ढलकाए सो रहे थे। कंपार्टमेंट में सामने वाली खिड़की खुली थी। ताजा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैंने इंतहाई एहतियात और आहिस्तगी के साथ अपनी खिड़की के शीशे को नीचे खिसकाना शुरू कर दिया। उस खिड़की से हवा दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब वाकई खुली खिड़की से आती हुई हवा में घुल मिल गई थी। अगर मैं एकदम से खिड़की का शीशा नीचे कर देता तो हवा के नागहानी शोर से उन लोगों की आंख खुल सकती थी। हवा का रुख कुछ ऐसा था कि खिड़की से टकरा कर पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर अपना आप खुली खिड़की के आगे कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मुझे दरिया का इंतजार था। इतना मुझे याद था कि मद्रास से मंदापम की तरफ जाते हुए रास्ते में जो भी दरिया आता है उसका पुल ऊपर से खुला था। चूंकि ये दरिया ज्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए उन पर खुले पुल डाले गए थे। ये बात मेरे हक में जाती थी, वरना मैं आहनी जंगलों से थके हुए पुल पर से कभी ना कूद सकता। मैंने दिल में खुदा से दुआ मांगी कि मेरी मदद करे। मैंने हथकड़ी से अपना हाथ निकाल कर रखा था। 10 मिनट बाद दरिया आ गया और ट्रेन एक खास आवाज के साथ दरिया के पुल से गुजरने लगी। मैं इसी इंतजार में था। मैंने गर्दन निकाल कर नीचे देखा। अंधेरे में दरिया का चौड़ा पार्ट धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं खुदा का नाम लेकर उठा और खिड़की से बाहर कूद गया। चूंकि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा था, इसलिए हवा का शदीद दबाव पीछे से आगे इंजन की तरफ था। खिड़की से गिरते ही दाएं जानिब से हवा का शदीद थपेड़ा मेरे जिस्म से टकराया और उसने मुझे आगे उछाल दिया। मैं पुल से थोड़े ही फासले पर दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। फिर मैं हाथ पांव मारता हुआ दरिया की सतह पर आ गया।
मैं पुल की दूसरी तरफ आ चुका था। मैंने पुल की तरफ देखा। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे लगी हुई सुर्ख बत्ती की रोशनी मुझे ऐसी लगी जैसे एक जगह ठहर गई हो। मेरी छलांग लगाते ही यकीनन मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी होगी, मगर दरिया की लहरें मुझे तेजी से आगे ही आगे बहाए ले जा रही थी। मैंने बहाव के साथ तैरना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में पिस्तौल के 2 धमाके सुनाई दिए, लेकिन मैं उन लोगों की पहुंच से बाहर निकल चुका था। अब रात का अंधेरा था, दरिया की सैलाबी लहरें थीं और मैं था। मौत के मुंह से बचने के लिए मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा हो गया। दरिया में तैरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, और फिर सैलाबी दरिया की लहरें मुझे तैरने में बेहद मदद दे रही थीं। मैं दरिया की लहरों पर सीधा और बेहिस होकर लेट गया और सांस खींचकर फेफड़े फुला लिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इसे हम मुर्दा पैराकी कहा करते थे, यानी पानी की लहरों पर मुर्दे की तरह तैरना। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे किधर जाता है और कहां से गुजरता है। सिर्फ इतना मालूम था कि ये जुनूबी इलाका है और समंदर जहां से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है सुबह होने तक मैं समंदर के धाने पर पहुंच जाऊं। मुझे उस मकाम से पहले पहले दरिया से निकल जाना चाहिए था। दरिया की हैजानी लहरों की रफ्तार काफी तेज थी। इन उठती बैठती डोलती लहरों के सीने पर किसी लाश की तरह तैरते हुए मेरी आंखें आसमान पर चमकते सितारों को देख रही थी। इस तरह तैरने से सुकून मिल रहा था। मैंने आंखें घुमाकर किनारों की तरफ देखा। मैं दरिया के वस्त में था और किनारों की गहरी लकीर तारीकी में काफी दूर नजर आ रही थी। मैंने किनारे पर जाने की कोशिश न की। रात गुजरती जा रही थी। देखते ही देखते सितारों ने ढलना शुरू कर दिया। मुझे दरिया की लहरों पर बहते हुए 2-2.5 घंटे गुजर गए। फिर मशरिक में सुबह काजिब की फीकी फीकी रोशनी की झलक उठी। मैंने महसूस किया कि दरिया का पाट भी चौड़ा होने लगा है। दरिया से निकलने का वक्त आ गया था। मैंने दरिया में एक डुबकी लगाई और अपना रुख मशरिक की तरफ करके किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ताजा दम था। सिर्फ ठंडे पानी से मेरे आज़ाद सर्द हो गए थे। तेज तेज बाहें चलाने से मेरा खून गर्म हो गया। दरिया का किनारा अंधेरे में एक लंबी लकीर की तरह था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जूं-जूं मैं आगे बढ़ रहा था, किनारे की लकीर मोटी और चौड़ी होने लगी थी। मौजों का बहाव अब भी तेज था। मेरा रुख बार बार दरिया के वस्त की तरफ हो जाता था। सुबह के उजाले में मुझे दरिया किनारे नारियल के स्याह खाके नजर आने लगे। मैं जांफिशानी से तैरता चला जा रहा था। अचानक मेरे हाथ बांस के एक छप्पर पर पड़े। यह किसी झोंपड़ी की छत का हिस्सा था जो सैलाब में कहीं पीछे से बहता चला रहा था। मैंने अपना आधा जिस्म उस पर गिरा दिया और अपने दाएं हाथ को चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं दरिया के किनारे जा लगा, जहां जमीन दलदली थी। सबसे ज्यादा खतरा सांपों का था। मैं दलदली किनारे से निकलकर ऊपर सूखी जगह पर पहुंच गया, जहां नारियल के झुंड दूर तक चले गए थे। मैं खुश्क जमीन पर बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं थक कर चूर हो गया था, लेकिन जान बच जाने पर खुदावंद करीम का शुक्र अदा कर रहा था। सूरज निकलने से पहले की काफूरी रोशनी में मैंने निगाह दौड़ाकर इर्द गिर्द देखा। ये एक गैर आबाद और वीरान इलाका था। मैं उठकर दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते सुबह हो गई। सूरज निकल आया। आगे मुझे कुछ फासले पर दरिया के किनारे माहीगीरों की किश्तियां बंधी हुई नजर आईं। यहाँ दरख्तों के नीचे कुछ झोंपड़ियां भी थीं। मैं किनारे से उतरकर उस रुख पर चलने लगा कि इन झोंपड़ियों से कुछ फासले से होकर गुजर जाऊं। जहाँ जमीन कहीं रेतली और कहीं सूखी थी, जंगली घास उगी हुई थी। मैं माहीगीरों की झोंपड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ काफी आगे निकल गया। आगे फिर ताड़ और नारियल के दरख्त शुरू हो गए। मेरे गीले कपड़े अब सूख गए थे। चलने से जूतों में रेत भर गई थी। एक जगह मैंने स्याह नाग देखा। वो फन उठाए एक ढेरी के पास फुनकारे मार रहा था। मैं चुपके से आगे निकल गया। कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। दरख्तों का एक झुंड खत्म होता तो दूसरा झुंड शुरू हो जाता। धूप तेज हो रही थी। मैंने जैकेट उतार कर कांधे पर रख ली। मेरी कोशिश थी कि इस इलाके से जितनी भी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। आखिर मैं थक गया और एक जगह छालिया के दरख्त से टेक लगाकर सस्ताने लगा। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, जहां मैं बैठा था वहां नारियल का कोई दरख्त नहीं था। मैं जुनूब मशरिक की तरफ जा रहा था। जुनूबी इलाका 90% बंजर और गैर आबाद था। कुछ देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल दिया। मैं अब एक नया मंसूबा बना चुका था। मंसूबा यह था कि मैं भारत के जुनूबी साहिल के आखिरी बंदरगाह धनुषकोडी से किसी तरह स्टीमर में सवार होकर श्रीलंका की तरफ निकल जाऊं। शुमाली हिंद की तरफ जाना मौत के जंगल में फंसने के बराबर था। दूसरी बात यह थी कि जिस मिशन को लेकर मैं इतनी मुसीबतें झेलता जहां तक पहुंचा था, वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने जान की बाजी लगाकर एटॉमिक सेंटर के ब्लूप्रिंट जलाकर राख कर दिए थे, मगर ये ऑप्शन यूं रायगा हो गया था कि इस ब्लूप्रिंट की नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर में मौजूद थीं। मैं अपने दूसरे मिशन यानी मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को कीमियाई बम से उड़ाने के जतन कर रहा था। तिरचिनापली एजेंट के हाथों पकड़ा गया। अब मुझे ख्याल आया कि क्यों ना श्रीलंका जाकर वहां बागियों से मदद हासिल करूं। उन दिनों लंका में तमिल आबादकारों और मकामी बाशिंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और बमों के धमाके हो रहे थे। वैसे भी श्रीलंका ज्यादा करीब था। सोचा अगर मैं बागियों की मदद हासिल करने में नाकाम रहा तो वहीं से कराची रवाना हो जाऊंगा। धूप की तपिश में इजाफा होता गया। जैकेट मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मैंने उसे एक जगह रेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। एक जगह नारियल के दरख्त थे। 2 नारियल पड़े मिल गए। उन्हें तोड़कर पानी पिया और उनका गूदा खाया तो जान में जान आई।